देखो, एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिविटी सीरीज में जो लोअर या जो मिडिल में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे जो एलिमेंट होते हैं उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कि क्या इनको भी कार्बन के थ्रू रिडक्शन करा करके और प्योर मेटल ऑब्टेन किया जा सकता है, मतलब क्या इसका भी कार्बन से रिडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कहते हैं नहीं, कार्बन में इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो टॉप के जो मेटल है, टॉप के जो मेटल लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनका रिडक्शन कर सके, क्योंकि इन मेटल का जो अफिनिटी ऑक्सीजन से जो अफिनिटी होता है मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के कंपेयर में इनका जो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन जो होता है इन सारे मेटल को, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, खासकर एल्युमिनियम जैसे हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका रिडक्शन नहीं कर सकता। तो फिर बात आती है कि अगर रिडक्शन कार्बन नहीं कर सकता तो फिर हम प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम देयर ओर। तो आपको हम दो एग्जांपल देते हैं। पहला तो हम लोग की जो सोडियम है, सोडियम को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे और कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। दूसरा कि अगर मान लिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को ऑब्टेन करेंगे और कहाँ से ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि जो सी वाटर होता है, सी वाटर कंटेन अ सॉल्ट। किसका सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम। अब जो सी वाटर में जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ सोडियम होता है ना, तो सॉल्ट ऑफ सोडियम का मतलब कि सोडियम के साथ उस सॉल्ट में और क्या रहता है? क्लोरीन। तो हम उसी सॉल्ट से सोडियम को ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर में ह्यूज अमाउंट में नमक है और उस नमक से हम सोडियम निकाल सकते हैं। उसी तरह से क्लोराइड का भी सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम है और वहाँ से हम मैग्नीशियम निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? तो हम क्या करते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और एक ही मेथड है यहाँ पे। हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर ओर तो एक ही मेथड है और वो मेथड है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या? तो अगर मान लीजिए कि आपके पास नमक है, घर में भी नमक होगा, हमको चाहिए कि नमक से हमको सोडियम को चाहिए अलग, नमक से हमको सोडियम अलग करना, क्लोरीन को अलग करना। यह मान लीजिए कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, तब ना हमको प्योर एल्युमिनियम मिलेगा। ये काम कैसे करेंगे? इसके लिए सीधा सा क्या उपाय होता है कि आप नमक लीजिए, नमक को एक जार में लिया जाता है इस तरीके से। देखो, ये एक जार है, इस जार में नमक को ले लेते हैं। लेकिन क्या प्योर नमक? प्योर नमक अगर लोगे तो आप जानते हो कि प्योर नमक जो होता है वो एक आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन मतलब हो सकता है पानी में घुला उला करके, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन। आप सिंपल सा यहाँ पे क्या लोगे, इस जार के अंदर में सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हम इसके अंदर में सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करते हैं कि दो रॉड डाल देते हैं। ये दो रॉड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो दो रॉड रहेगा, इस रॉड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, एक और एक रॉड इधर। ठीक है, अब इस दो रॉड से वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, इधर से वायर, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल और इधर से नेगेटिव टर्मिनल, और फिर ऊपर इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। दैट सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, अब ये जो पूरा है, अब ये जार था, जार के अंदर में सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन में दो रॉड डाले जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिए। अब यहाँ पे एक स्विच
अभी ऑफ रखते हैं। ये जो पूरा सेटअप होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या कहेंगे, जैसे हम यहां से स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टार्ट करेगा फ्लो करना। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेगा फ्लो करना, यहां पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर में क्या है, NaCl। जैसी NaCl से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करता है, ये NaCl ब्रेक हो जाता है। जैसे आप इसके अंदर से क्या पास कराएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि अगर ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो Na क्या रहेगा, प्लस Cl माइनस। पढ़े भी होंगे, चैप्टर 1 में आपको पढ़ाए होंगे जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़े होंगे। तो जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो ये दो पार्ट में आपका ब्रेक हो गया, Na प्लस और Cl माइनस। अब ये दोनों यहां पे उस सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है, Na प्लस और Cl माइनस। अब सोचिए Na प्लस है, अब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तब तक वह स्टेबल नहीं होगा। तो अब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो सोचिए कि Na प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, वो उस तरफ मूव करेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके, है ना। तो ये सोडियम जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब थोड़ी देर के बाद देखोगे तो सोडियम जो है इस रॉड पे आके कलेक्ट होने लगा, यहां पे, समझे, यहां इस रॉड के किनारे में सोडियम आके कलेक्ट होने लगेगा, समझ में आया, यहां पे ये आपका। और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, तो ये क्या करे, देखो ये इसके तरफ मूव किया, यहां पे इसको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, सोडियम। फिर सेम क्लोरीन है, क्लोरीन मूव करेगा इस तरफ, और यहां पे आने के बाद यहां पे जमा होगा क्लोरीन, ठीक है, यहां पे जमा हो जाएगा Cl माइनस, और यहां जमा होगा Na प्लस। अब Cl माइनस जब यहां पे आएगा तो यहां पे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और क्या बन जाएगा, Cl। तो ये दो डिफरेंट रॉड पे, एक रॉड पे सोडियम जमा हो गया, एक रॉड पे क्लोरीन जमा हो गया, दोनों रॉड को निकाल लो। जब दो रॉड को निकालोगे तो ये रॉड को बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस रॉड को बाहर निकालोगे क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके हम सोडियम, मतलब एक नमक से सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। अब इसमें और कुछ टर्म समझिए। जो ये नेगेटिव रॉड है इसको कहा जाता है कैथोड, और जो पॉजिटिव रॉड है उसको कहते हैं एनोड। कैथोड, एनोड, पॉजिटिव को एनोड, नेगेटिव को कैथोड। ये जो जार है इस जार को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर में जो सॉल्यूशन लिया गया है, अभी आपको मालूम है कि सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ सोडियम का सॉल्यूशन है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में जो भी सॉल्यूशन लिया जाता है उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl। दो रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, पॉजिटिव रॉड को एनोड, नेगेटिव को कैथोड। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके हम लोग
नमक से Na और Cl। क्वेश्चन जो पूछा जाता है सीबीएसई में एकदम सीधा सा, एकदम आसान सा, 1 नंबर में पूछा जाएगा कि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेयर द सोडियम कलेक्टेड। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में सोडियम जो है कहाँ पे कलेक्ट होता है, मतलब कहाँ जमा होता है? सोडियम कहाँ जमा हो रहा? कैथोड। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl वेयर द क्लोरीन कलेक्टेड? एनोड। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज ब्रोकन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलर वे में अभी जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे नमक को ब्रेक किए, नमक को ब्रेक करके क्या बनाए? Na और Cl। दोनों रॉड अलग कर लिए, एक रॉड पे आपको सोडियम मिल गया, एक पे क्लोरीन मिल गया, मतलब आपको सेपरेट कर लिए, आप वहां से सोडियम और क्लोरीन अलग कर सकते हो। सिमिलर वे में अगर आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 एल्यूमिना, आप उस एल्यूमिना से एल्युमिनियम को अलग करना चाहते हो तो कैसे अलग करोगे? तो सेम प्रोसेस है। उसमें क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें मॉल्टेन फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे, मॉल्टेन फॉर्म, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉल्टेन फॉर्म को इसके अंदर डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसको सेटअप को फिर से देखिए क्या करेंगे। अब कुछ भी रहे आप अपना दिमाग इसमें अप्लाई करके लगा सकते हो। जैसे कि अगर मान लिए कि एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे। किसका सॉल्यूशन? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मतलब Al2O3 जो है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इस जार के अंदर जो भी सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 रॉड डालते हैं और कोशिश ये किया जाता है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एल्युमिनियम का एक थिन स्ट्रिप डाल दिया जाता है, पतला सा स्ट्रिप। किसका? एल्युमिनियम का। इसका रीजन हम बता देते हैं आपको क्यों, पहले आप समझ लीजिए क्यों। यहां पे क्या किया कि एक पतला सा एल्युमिनियम का थिन स्ट्रिप डाल दिए, क्लियर। थिन स्ट्रिप डालने के बाद यहां पे आप एक रॉड ले लिए, फिर इसको क्या किए, पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कलेक्ट कर ज्वाइन कर दिए। फिर इसके अंदर में आपका क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसके अंदर? Al2O3, ठीक। अब यहां पे स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे Al2O3 से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। जैसे ही पास होगा ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? Al3 प्लस O2 माइनस। अब ये जो एल्युमिनियम आयन है किधर मूव करेगा? कैथोड। अब कैथोड है, अब ये जो कैथोड है वो थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एक पतला सा वायर है। अब ये इसके तरफ मूव करेगा और यहां पे आकर के जमा होगा, ठीक है ना। अब यहां पे ये आएगा, जैसे ये Al3+ यहां आएगा, यहां पे इसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा ये क्या बन जाएगा? Al। सेम ये ऑक्सीजन जो है कहां मूव करेगा? एनोड की तरफ, यहां। और फिर यहां पे उसको क्या मिलेगा? यहां पे आकर वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहां पे O2- ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और बना लेगा O। अब यहां पे थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम था, नीचे में पतला प्योर एल्युमिनियम और उसके ऊपर में प्योर एल्युमिनियम कलेक्ट हो गया। अब क्या किया कि थोड़ा देर के बाद प्रोसेस जब चलते रहा, आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद इस स्ट्रिप को जब प्रोसेस रुक गया तो इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्योर एल्युमिनियम एक तरफ, ऑक्सीजन आपका
ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। इसका आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट होते हैं, इसी तरीके से उसका हम लोग प्यूरिफिकेशंस करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का फ्रॉम दियर ओर। क्लियर? तो अब यहाँ पर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में एल्युमिनियम कहाँ कलेक्ट होता है, सीधी सी बात है कैथोड पे। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो मैग्नीशियम कहाँ कलेक्ट होगा? कैथोड पे। जो भी मेटल होगा, मेटल हमेशा कैथोड पे कलेक्ट होगा। कैथोड, अच्छा मान लिए कि हम इस वायर को उल्टा कर दिए, मतलब इधर पॉजिटिव कर दिए, मतलब बैटरी को चेंज कर दिए, तो फिर ये क्या कहलाएगा? एनोड। मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा कैथोड कहेंगे। क्लियर? समझ में आया? आगे चलें। चलिए, इसके बाद आपका दिया हुआ था कि हम लोग जो कल पढ़ रहे थे कि जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट होते हैं, उनका हम लोग दो प्रोसेस कर रहे थे। एक तो प्रोसेस कर रहे थे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, वहाँ से मेटल ऑक्साइड मिल रहा था, और फिर मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर रहे थे। आफ्टर रिडक्शन मेटल मिल रहा था, लेकिन जो मेटल मिल रहा था वो पूरा 100% प्योर नहीं होता है, उसके बाद उसका रिफाइनिंग होता है। तो बात यहाँ पे आती है कि आखिर वो रिफाइनिंग होता क्या है, और रिफाइनिंग के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो फिर वहाँ पे जो रिफाइनिंग लिखा हुआ था, वहाँ रिफाइनिंग के लिए फिर यही प्रोसेस यूज होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। कि जो इम्प्योर मेटल मिलता है, उस इम्प्योर मेटल का फिर से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस है? तो सिमिलर वे में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। कोई दिक्कत है? एक मिनट रुकिए। देखो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं, उनका हम लोग दो प्रोसेस कर रहे थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद उसका हम लोग क्या करा रहे थे? रिडक्शन। रिडक्शन के बाद जो मेटल मिल रहा था वो इम्प्योर मेटल था, फिर उसको हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के लिए प्रोसेस क्या है? तो रिफाइनिंग के लिए सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। मिडिल में आपका कौन कौन सा मेटल हो गया? तो मिडिल में आप आयरन हो गया, और बताइए, यहां पे आपका दिया हुआ है कि जैसे आपका हो गया कॉपर, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब छोड़िए उसको, ये सब मेटल हुआ। तो इसको अगर आपको रिफाइन करना हो, तो रिफाइन करने के लिए सिंपल सा क्या कीजिए कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, एक थीन स्ट्रिप लीजिएगा, एकदम पतला सा। ये जो पतला सा स्ट्रिप होगा, ये प्योर मेटल का होगा, ठीक। और जो इम्प्योर मेटल है, आप यहां पे लीजिए, ठीक ना। ये आपका इम्प्योर मेटल, तो इम्प्योर मेटल थोड़ा सा मोटा होगा, और ये थिन सा स्ट्रिप, एकदम पतला सा स्ट्रिप लिए प्योर मेटल का। ये इम्प्योर मेटल है और ये प्योर मेटल है। उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आप इसको डिफाइन कीजिए तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो कैथोड है, कैथोड को हम लोग किस चीज से ज्वाइन किए हैं? कैथोड जो है आपका किस चीज से बना हुआ है? प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल है, और इसमें क्या करते हैं कि मेटल का सॉल्ट ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेटल का सॉल्ट है, बस। इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझ में आ ही गया, तो इसमें मेटल सॉल्ट ले लिए। क्लियर। अब यहां से क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना शुरू किए।
जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना शुरू कीजिएगा तो एनोड से जो प्योर मेटल है, कुछ प्योर मेटल निकल करके और इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा। इम्प्योर मेटल से एनोड जो है, एनोड से प्योर मेटल निकल करके और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, घुल जाएगा। जितना प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट में घुलेगा, डिसॉल्व होगा, उतना प्योर मेटल इसके ऊपर आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि यहां पे क्या होगा कि प्योर मेटल आ करके, मान ले कि यहां पे क्या है, मान ले कि इस तरीके से ये आपका मेटल है और इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, तो क्या हुआ कि ये इंप्योरिटीज और मेटल ब्रेक किया। अब इंप्योरिटीज में क्या हुआ कि मेटल, कुछ प्योर मेटल और कुछ इंप्योरिटीज दोनों ब्रेक होकर के कहाँ आया, इलेक्ट्रोलाइट में। जितना प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में आया उतना प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पे जमा हो गया, प्योर मेटल, मतलब कि कैथोड पे। अब जो इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज दो तरह का होगा, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज है, वो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो इनसॉल्युबल है वो नीचे जा करके जमा हो जाएगा। ठीक है ना, या उसको हम लोग एनोड मड भी कहते हैं। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी होता है उसको हम लोग एनोड मड भी कहते हैं। आप अपने बुक में देखिएगा तो डायग्राम आपका बना हुआ है। इस तरीके से प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आप इम्प्योर मेटल का स्ट्रिप लिए थे वो धीरे धीरे क्या होगा, पतला होते जाएगा। पतला होते 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 एक सर्टेन टाइम आएगा कि ये पूरा का पूरा खत्म, और इसका जितना भी प्योर मेटल था वो सारा का सारा मेटल इसके ऊपर आके कलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से एक इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल बनाया जाता है। अब यहां पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कॉपर को प्योरीफाई करना है। तो अगर कॉपर को प्योरीफाई करना है तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर लिए और यहाँ पे इम्प्योर कॉपर लिए, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे बताया ना कि सॉल्ट ऑफ मेटल, तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन लिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड मतलब इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एसिड भी मिला हुआ है, विच हेल्प देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे प्योर कॉपर स्ट्रिप एकदम पतला सा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना शुरू किए। अब यहाँ से जो कॉपर है और इम्प्योरिटीज है दोनों डिसॉल्व हुआ। कहाँ डिसॉल्व होगा, अगर ये मान लिया गलेगा तो गलने के बाद जो सॉल्यूशन है उसी में ना डिसॉल्व होगा, तो जितना कॉपर प्योर कॉपर इसमें डिसॉल्व होगा उतना ही कॉपर इस सॉल्यूशन से, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट से इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट से प्योर मेटल इस पे कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ का प्योर मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ से मेटल इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है और इलेक्ट्रोलाइट से मेटल कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। अब जो इम्प्योरिटीज है वो दो तरह का है, सॉल्युबल और अगर इनसॉल्युबल है तो वो नीचे में कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप इम्प्योरिटीज कहिए या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहिए या इसको एनोड मड भी कहिए। और जो सॉल्युबल है वो इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज अ वे इन विच इम्प्योर मेटल कैन बी रिफाइंड। क्लियर, समझ में आया कि अभी भी डाउट है? तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा और थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। तो कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको हम किस तरीके से रिफाइन करेंगे, उसके लिए आप पूरा प्रोसेस लिखिए। तो प्रोसेस लिखना होगा तो फिर आप ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हो ना। समझ में आ गया कि अगर इम्प्योर मेटल है उसको हमको रिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम एक जार लेंगे,
जिस जार को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, 2 रॉड लेंगे, इसमें एक थिन प्योर मेटल लेंगे जो कैथोड का काम करेगा, और इम्प्योर मेटल को एनोड बनाएंगे। एक सेटअप तैयार करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे। उससे पहले उस जार के अंदर में मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन को डाल देंगे, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्यूशन इसके अंदर होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड सेम अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इज कलेक्टेड ऑन द या डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जितना प्योर मेटल इस एनोड से इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होगा, उतना ही प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट से उस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कलेक्ट होगा, या जो बोलिए। हाँ, तो टूटा तो उतना उधर चल गया, फिर यहाँ से आ गया ना, वो मेंटेन रहा ना। उसका जो इम्प्योरिटीज है इसका, वो इसके अंदर डिजॉल्व होगा। अगर सॉल्युबल है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो तो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आप इसको एक बार खुद से भी रीड कर लेना। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में वो बचा हुआ कोरिजन। अगले क्लास में हम लोग कोरिजन पे पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले तुम थोड़ा सा उसको रीड करके आना। ठीक।